नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस HVAC टेस्टिंग, एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टेस्टिंग, एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग को हम नॉर्मली एयर बैलेंसिंग या कमीशनिंग भी कहते हैं। HVAC टेस्टिंग, एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। मान लो हम एक सिंपल सा सीलिंग फैन जो है उसको हम परचेस करते हैं। तो परचेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे, मतलब उसको फुल स्पीड में चला के देखेंगे। तो हम शुरुआत में इसका स्पीड बढ़ा देंगे और देखेंगे कि कैसी हवा उसकी आती है। तो शायद हमें ज़रूरत नहीं उतनी हवा को, जो फुल स्पीड में जो फ़ैन चलता है उतनी हवा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें चेक करके देखना होता है कि वेदर वो हवा कितनी देता है, फुल स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा हवा कितनी मिलती है। वैसे जो HVAC सिस्टम्स होती है वो हायर लोड के लिए डिज़ाइन की जाती है। जैसे कि समझो कोई HVAC प्लांट है, वो 100 टन का है, तो 100 टन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। हमें शायद 100 टन की ज़रूरत नहीं होती है, हम 100 टन से कम कैपेसिटी को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब क्या करना होता है, जब वो प्लांट इंस्टॉल हो जाता है तो उसको टेस्ट करना पड़ता है कि वेदर उसकी फुल कैपेसिटी देता है कि नहीं, और बाद में लोगों की ज़रूरत के अनुसार उसको एडजस्ट और बैलेंस करना पड़ता है। जैसे एक नया सीलिंग फैन हमने ले लिया, उसको फुल स्पीड में चला के देखा कि उतनी हवा उसकी कितनी आती है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार फैन का जो स्पीड है उसको एडजस्ट करेंगे, और जितनी हवा चाहिए उतना स्पीड उसका मेंटेन रखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग, उसको बैलेंसिंग कहते हैं। तो जब भी HVAC प्लांट लगते हैं वो हायर कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन होते हैं, तो उसको लगवाया जाता है, उसको चलाया जाता है, और बाद में जो डिज़ाइन वैल्यूज़ होती है, वो जो डिज़ाइन वैल्यूज़ है उसके हिसाब से एक एक जो कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं, ताकि जो अंदर बैठने वाले लोग हैं उनको कंफर्ट कूलिंग मिल सके। HVAC सिस्टम की कंफर्ट लेवल को बेहतर करने के लिए और एनर्जी कॉस्ट को कम करने के लिए हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को सबसे पहले टेस्ट करते हैं, फिर ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट और बैलेंस करते हैं। जितनी भी एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर देखा जाए तो उसमें 50% से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स होती है वो कंप्लेंट्स ऐसी होती है कि लोग कहते हैं कि एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रही है, या फिर कहीं कहीं पे तो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही है। तो इस टाइप की कंप्लेंट्स होती है, मतलब कहीं पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कूलिंग हो रही है और कहीं कहीं पे ठंडी हवा बिल्कुल भी नहीं आती है। और HVAC जो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस टीम जो होती है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी होती है। तो अगर हम अच्छी तरीके से, सही तरीके से जो HVAC सिस्टम्स होती है उसको टेस्ट करें, उसको एडजस्ट करें और बैलेंस करें, तो इस टाइप की जो कंप्लेंट्स होती है उस कंप्लेंट को टाला जा सकता है। जो भी सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है या फिर HVAC सिस्टम होती है वो किसी एक पर्सन के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती है, तो वो एक कॉमनली डिज़ाइन होती है। तो उसमें जो टेम्परेचर सेट होते हैं वो पूरे बिल्डिंग के लिए वन एंड सेम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 24 डिग्री सेल्सियस के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो सब जगह पे 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन होगा। लेकिन जब काम चालू हो जाता है तो हर एक सेक्शन में जो लोग वर्क सेशन में जो लोग बैठते हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। अब उस लोगों के हिसाब से अगर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का टेम्परेचर सेटिंग अगर चेंज करेंगे तो उसका बुरा असर HVAC सिस्टम पे होता है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो है सिस्टम जल्दी ख़राब हो सकती है, उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा न करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, उस लोकल जो वर्क स्टेशन है, वो जो जोन है, उस जोन का जो एयर फ्लो है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, जिसको हम एयर बैलेंसिंग नॉर्मली कहते हैं। तो जो भी HVAC ऑपरेटिंग टीम है या फिर मेंटेनेंस टीम है, इसको जो है ना, इसका गहरा नॉलेज होना चाहिए, मतलब टेस्टिंग का, एडजस्टमेंट का या फिर बैलेंसिंग जो होता है, इनका बहुत डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि अगर उनको इस टाइप की कंप्लेंट्स आती है कहीं से तो वो क्या करेंगे, टेम्परेचर सेटिंग को चेंज नहीं करते हुए वहाँ पे लोकल जो एयर फ्लो है या जो वाटर बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है तो उस टाइप से उनको बैलेंस करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे जो HVAC सिस्टम्स होती है उसको टेस्टिंग, एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों होती है। तो जो HVAC सिस्टम्स होती है ना, वो जो प्लान होती है या फिर डिज़ाइन होती है वो एक बंद कमरे में AC रूम में बैठ के पेपर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन होती है या प्लान होती है। तो जो डिज़ाइन इंजीनियर होता है, जो HVAC सिस्टम को डिज़ाइन करता है या फिर प्लान करता है, उसको ये नहीं पता होता कि आगे जाके फील्ड में क्या प्रॉब्लम आने वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहीं पिकनिक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ओके। तो जब हम बैठ जाते हैं साथ में ऑफिस में या कॉलेज में, हम प्लानिंग कर रहे हैं पिकनिक में जाने के लिए, तो एक जगह पे बैठ के जब हम पेपर पे प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं पिकनिक के लिए, 10 लोग या 15 लोग रेडी हो गए। लेकिन आपको पता होता है जब एक्चुअल टाइम आ जाता है पिकनिक का तो लोग कम हो जाते हैं, 10 से वो जो है 2-3 लोग ही फाइनली आपको जो स्पॉट है वहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर जिस तरीके से प्लानिंग की जाती है कि हम इस तरीके से ट्रैवल करेंगे, रिजर्वेशन करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। शायद हमें जिस जिस तरीके से ट्रैवल करना होता है उस तरीके से ट्रैवल हम नहीं कर सकते,
ओके, जिस स्पॉट पे जाते हैं, जिस होटल का बुकिंग हम करना चाहते हैं, शायद उस टाइप का होटल हम लोग को वहाँ पे नहीं मिल पाता। तो इन सब जो प्रोसेस होती है इसमें हम अपने आप को टेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं मिला तो हम जैसे सीट मिलेगी वैसे चले जाते हैं, तो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से जो प्लानिंग किया हुआ है उसको सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्लानिंग होता है, जैसे मैंने पिकनिक का एग्जांपल दिया, पिकनिक का जो प्लानिंग हम करते हैं उस प्लानिंग के हिसाब से पिकनिक कभी भी वैसे नहीं होती है। तो उसमें कहीं सारे हम लोग को क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है और बैलेंस करते हैं, तब जाके वो जो हमने सोचा था, पिकनिक का प्लानिंग सोचा था, वो सक्सेस होता है। तो जैसे पिकनिक का प्लानिंग होता है वैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भी प्लानिंग होता है। जो एचवीएसी सिस्टम पेपर पे डिजाइन होती है उसके हिसाब से एक्चुअल में काम कभी नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं वैसे रीडिंग्स कई बार नहीं मिलती है, तो उसको एडजस्ट और बैलेंस करके फिर जो है सिस्टम को सक्सेसफुली रन करने की वहाँ पे कोशिश की जाती है। अब हम और एक एग्जांपल देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि टेस्टिंग, एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग का रोल एचवीएसी फील्ड में क्या होता है। तो जो भी कंपोनेंट या जो पार्ट्स एचवीएसी सिस्टम में लगते हैं वो इंडिविजुअली टेस्ट होते हैं। मतलब मशीन इंस्टॉल होने से पहले जो भी पंप्स होंगे वो फैक्ट्री में टेस्ट किए जाते हैं, चीलर फैक्ट्री में टेस्ट किया जाता है, फैन फैक्ट्री में टेस्ट किया जाता है। अब ये जो फैन टेस्ट हुआ है वो उस फैन मैन्युफैक्चरर ने अलग से एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में उसको टेस्ट किया हुआ है। जो चीलर टेस्ट हुआ वो फैक्ट्री में टेस्ट हुआ है। जो पंप टेस्ट हुए है वो पंप की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसने स्टैंडर्ड कंडीशन में पंप को टेस्ट किया हुआ है। तो अलग अलग तरीके से तो ये सब सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब प्लांट लगता है, एचवीएसी सिस्टम जब लगती है, तो सारे पार्ट जो है उनको एक साथ जोड़ा जाता है। ओके, एक साथ जोड़ने के बाद में क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारी पाइपिंग्स कनेक्शंस आ जाते हैं, तो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। इंडिविजुअली तो सब पार्ट सही काम करते हैं, परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन इन पार्ट्स को अगर साथ में जोड़ा जाए तो ये पार्ट्स जो पहले परफॉर्मेंस देते थे उतना परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। उसके रीजन जैसे मैंने बोला, पाइप हो गया, अलग अलग सिस्टम्स उसमें कनेक्ट हो जाती है। सेकेंडली, जो टेस्टिंग कंडीशन फैक्ट्री में होती है, जो टेम्परेचर फैक्ट्री में मेंटेन किया जाता है, जो प्रेशर फैक्ट्री में मेंटेन किया जाता है, वो प्रेशर टेम्परेचर सारे फील्ड में नहीं होते। फील्ड में तो जो भी रहेगा एक्चुअल टेम्परेचर प्रेशर वो रहेगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पार्ट्स है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जब उनको सिस्टम में लगवाया जाता है तो सिस्टम में लगवाने के बाद में स्टैंडर्ड कंडीशन वहाँ पे नहीं रहती है, और स्टैंडर्ड कंडीशन अगर वहाँ पे नहीं रहेगी तो वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलता। तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिटोरिएट, मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है, और कम होने के बाद में फिर हमारा रोल आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो टेस्टिंग के टाइम में हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस उसका क्या है। अब हम देखेंगे जो टैब होता है या फिर टेस्टिंग, एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग होता है वो एचवीएसी फील्ड में कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है वहाँ पे टेस्टिंग, एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग एयर बैलेंसिंग भी कहते हैं। तो जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है उसके अगर मेन पार्ट देखेंगे तो एक एयर हैंडलिंग यूनिट हो गया, एएचयू जिसको कहते हैं, फिर हो गया सप्लायर डक्ट, फिर हो गया एयर डिफ्यूजर, फिर हो गया रिटर्न डक्ट, और इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स इसमें हो सकते हैं। अब आपको अगर सही एयर कंडीशनिंग चाहिए, ओके, कोई भी वर्क स्टेशन है और वहाँ पे अगर एकदम कंफर्ट आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, कंफर्ट टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे सही क्वांटिटी में, मतलब सही सीएफएम की हवा वहाँ पे जानी चाहिए, सही टेम्परेचर भी वहाँ पे होना चाहिए, ओके, सही एयर वेलोसिटी भी होनी चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें जब साथ में होती है, टेम्परेचर भी सही है, एयर वेलोसिटी भी सही है और एयर क्वांटिटी भी अगर सही है, तो फिर वहाँ पे आपको सही कंफर्टेबल जो है एटमॉस्फेयर जो है मिलेगा। ओके, अगर इसमें कुछ भी चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, एयर क्वांटिटी चेंज हो जाती है, फिर एयर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो फिर वहाँ पे आपको कंफर्ट एयर कंडीशनिंग नहीं मिल सकती। तो जो टैब इंजीनियर होते हैं, टेस्टिंग, एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग इंजीनियर होते हैं, इनका काम ही ये होता है कि वो क्या करते हैं, डिज़ाइन डेटा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि डिज़ाइन इंजीनियर जो है ऑफिस में बैठ के डिज़ाइन करते हैं कि सो एंड सो वर्क स्टेशन है, वहाँ का हीट लोड सो एंड सो है, तो उस हीट लोड को निकालने के लिए, उस गर्मी को निकालने के लिए इतनी वेलोसिटी की एयर, इतनी क्वांटिटी की एयर और इतने टेम्परेचर की एयर वहाँ पे जानी चाहिए। तो ये सब रीडिंग्स वहाँ पे होती है। तो जो टैब इंजीनियर होते हैं उनके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके पास थर्मामीटर होता है, उनके पास एनोमीटर होता है, उनके पास हुड्स होते हैं जो एयर क्वांटिटी मेजर करते हैं, ओके, एयर वेलोसिटी भी मेजर किया जाता है एनोमीटर से। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट लेके वो टेम्परेचर सही है क्या चेक करते हैं, जो भी डिज़ाइन डेटा में दिया है तो वो टेम्परेचर वो क्रॉस चेक करते हैं वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। अगर नहीं है तो उसको फिर एडजस्ट करते हैं।
जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, समझो सप्लायर ग्रिल से जो हवा बाहर निकल रही है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 12 डिग्री सेल्सियस या जो भी है 13-14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर ज़रूरत से कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, या उसको बढ़ाया जाता है उसको एडजस्ट करके, या कम है तो उसके हिसाब से जो भी है उसको डिज़ाइन की वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे आसपास में लाया जाता है। फिर एयर वेलोसिटी मेंशन की जाती है कि ये जो वर्क स्टेशन है, ये जो डिफ्यूज़र है, यहाँ से इतनी वेलोसिटी से हवा आनी चाहिए, तो एनोमीटर लगा के एयर वेलोसिटी को चेक करते हैं। फिर एयर क्वांटिटी भी दी जाती है कि इतनी CFM हवा वहाँ पे आनी चाहिए, तो उनके पास में हुड्स होते हैं, हुड्स लगा के वो चेक करते हैं कि एयर क्वांटिटी वहाँ से कितनी बाहर निकल रही है। और जो भी डिज़ाइन वैल्यूज़ है उस डिज़ाइन वैल्यू के आसपास में उस वैल्यूज़ को रखा जाता है, और ऐसा करने से जो भी वर्क स्टेशन है वहाँ पे कंफर्ट कूलिंग मिलती है। समझो कि स्पेसिफिक डिफ्यूज़र से ज़्यादा अगर हवा आ रही है, एयर वेलोसिटी अगर ज़्यादा है या फिर एयर क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, तो उसमें डैम्पर्स लगे होते हैं। सप्लाई डक्ट में डैम्पर्स होते हैं, डिफ्यूज़र के ऊपर डैम्पर्स होते हैं। उस डैम्पर को एडजस्ट करके वहाँ का एयर क्वांटिटी है उसको कम किया जाता है, या फिर कई बार एयर वेलोसिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, एयर क्वांटिटी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस में मोटर का स्पीड जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। अलग अलग मेथड्स होती है। पुलीज़ को रिप्लेस करके नॉर्मल मोटर है तो उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, और उसका स्पीड बढ़ा के या मोटर को रिप्लेस भी किया जाता है कई बार, और जो एयर वेलोसिटी एयर क्वांटिटी इसको थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो जो टेस्टिंग एडजस्टमेंट जो बैलेंसिंग इंजीनियर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसको किस तरीके से सोल्यूशन उसको देना चाहिए, और इस हिसाब से एयर वेलोसिटी को बढ़ाया घटाया जाता है और एयर बैलेंसिंग की जाती है। HVAC फील्ड में और एक सिस्टम होती है जिसमें टैप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द हेड्रोनिक सिस्टम, या जिसको हम नॉर्मल भाषा में वाटर बैलेंसिंग कहते हैं। तो हम देखेंगे वाटर बैलेंसिंग क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है। अगर हम चिल्ड वाटर सिस्टम की बात करें तो चिल्ड वाटर सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि चिलर हो गया, प्राइमरी पंप हो गया, सेकेंडरी पंप हो गया, और एयर हैंडलिंग यूनिट और जो वॉल्व्स होते हैं, ये सारे चिल्ड वाटर सिस्टम में आते हैं। वाटर बैलेंसिंग में क्या होता है, चिलर जो होता है, चिलर से जो ठंडा पानी बाहर निकलता है, ओके, वो पंप के थ्रू अलग अलग AHU में जाता है। अब अलग अलग AHU को एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ वाटर जाना चाहिए, ओके। वो डिजाइन में लिखा होता है कि AHU1 है, AHU2 है, AHU3 है, तो AHU1 को कितना वाटर फ्लो जाना चाहिए, AHU2 को कितना वाटर फ्लो जाना चाहिए, AHU3 को कितना वाटर फ्लो जाना चाहिए। अब हर एक AHU के ऊपर सडन लोड होता है, ओके। उस लोड के हिसाब से वाटर फ्लो जो है उस AHU को सप्लाई होना चाहिए। तो टैप इंजीनियर क्या करते हैं, चिलर से जो पानी बाहर निकलता है वो अलग अलग कैपेसिटी की जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स है उसको अलग अलग क्वांटिटी में वाटर क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल मान लेंगे कि हमारे यहाँ पे 3 AHU है, एक ही चिलर को 3 AHU कनेक्टेड है। फर्स्ट AHU को समझो 100 GPM वाटर जाना चाहिए, सेकंड AHU को 200 GPM वाटर फ्लो जाना चाहिए, और थर्ड जो AHU उसको 300 GPM वाटर फ्लो जाना चाहिए। अब क्या कर देंगे, टैब इंजीनियर जो है ना वो सब वॉल को पूरा खोल देंगे और चिलर को चला देंगे फुल कैपेसिटी में, पंप्स को चला देंगे, सब वॉल्स को पूरा खोल दिया है, खाली बाईपास और स्टैंड बाय जो होगा वो सब बंद करके, बाईपास वॉल को बंद करके बाकी सबको हमने स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, वो AHU1 के पास जाएंगे, उसका जो डिजाइन डेटा उसमें अगर लिखा है 100 GPM, तो जो वॉल्स ओपन करेंगे वो वॉल्स 100 GPM के हिसाब से ओपन करेंगे ताकि AHU1 को 100 GPM वाटर फ्लो चला जाए। फिर चले जाएंगे AHU2 के पास में, वहाँ पे जाके समझो उसको 200 GPM की ज़रूरत है, तो उनके पास में वाटर फ्लो मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना फ्लो रेट है, और उसका जो वॉल होगा उस लेवल से उस वॉल को खोलेंगे ताकि उसको उतना ही वाटर फ्लो सप्लाई हो। और थर्ड AHU को अगर 300 GPM का वाटर फ्लो चाहिए तो उस हिसाब से उसका वॉल जो है ओपन किया जाएगा ताकि थर्ड AHU को 300 GPM वाटर फ्लो मिले। तो इस तरीके से हर एक AHU का वाटर फ्लो जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो उसका जो वॉल ओपनिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और टैब इंजीनियर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सेकेंड थिंग होती है जो टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर सही है क्या, वो सब चेक करना भी टैप इंजीनियर का काम होता है। वो सेम टाइम में क्या करेंगे, जो भी वाटर फ्लो का टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मली चिल्ड वाटर आउटलेट जो है 7 डिग्री सेल्सियस होता है, तो या 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, 44-45 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वो चेक करेगा कि वेदर करेक्ट क्वांटिटी और करेक्ट टेम्परेचर जो होगा वाटर का और करेक्ट वेलोसिटी से पानी वहाँ पे जा रहा है क्या, टैप इंजीनियर चेक करेगा। और इस तरीके से टेम्परेचर को चेक करके वो इंश्योर करेगा कि सही AHU को सही क्वांटिटी में, सही टेम्परेचर का, सही वेलोसिटी का पानी जा रहा है, ताकि सही तरीके से जो 1 2 3 जो भी AHU है वो परफॉर्मेंस दे। उसके बाद में बाकी टेम्परेचर्स का भी मेजरमेंट करना होता है, जैसे कि AHU में आने वाली जो रिटर्न एयर है उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 75 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस में देखने जाएंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जो वह सप्लाई होती है उसका टेम्परेचर जो है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, या डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग बात करेंगे तो सप्लाई टेम्परेचर जो है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में जो है वो बाहर निकलती है हवा।
और एयर कंडीशनिंग रूम की हवा जो होती है उसका टेम्परेचर जो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या 25 डिग्री सेल्सियस वगैरह होना चाहिए। तो ये सब जो टैब इंजीनियर है टेम्परेचर को और इन सब वाटर के टेम्परेचर को और उसकी वेलोसिटी को, उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं। एक बार हम सिस्टम को अच्छी तरीके से कमीशन कर दे तो उसके बाद में लंबे समय तक सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मतलब वहाँ पे कंफर्ट कंडीशन भी मिलती है और साथ ही में जो पावर सेविंग भी होती है। लेकिन अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप वर्क सेशन की बात करें तो वहाँ पे कंटिन्यूस चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वर्क सेशन है, वहाँ पे 100 लोग काम करते हैं, तो 6-7 महीने के बाद में आप देखोगे तो वहाँ पे वर्क जो लोड है बढ़ गया रहेगा, तो ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करने के लिए आ जाते हैं। ओके, तो 100 की जगह पे शायद 150 लोग वहाँ पे काम करने लगेंगे। अब ऐसी वक्त में हीट लोड बढ़ गया तो जो टैब इंजीनियर है उसका काम भी बढ़ गया, तो उसको उस लोड के हिसाब से एयर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी या वाटर बैलेंसिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी। या फिर कई बार क्या होता है, कोई मीटिंग रूम है तो मीटिंग रूम जो होती है उसमें नॉर्मली लोग नहीं होते, जब मीटिंग्स होती है तभी वहाँ पे लोग होते हैं, अदरवाइज कोई नहीं होता। लेकिन मीटिंग रूम को बाद में हम लोग ने वर्क स्टेशन में चेंज कर दिया, तो वहाँ का भी एयर बैलेंसिंग हो गया या वाटर बैलेंसिंग हो गया, वो करना पड़ता है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। टैब इंजीनियर को या फिर जो मेंटेनेंस टीम है या जो ऑपरेटिंग टीम है, इनको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो वर्क स्टेशन है वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और अगर वहाँ पे चेंजेस होते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको वाटर एंड एयर बैलेंसिंग वगैरह जो है वो करना पड़ता है। अगर हम ऐसा टाइम टू टाइम करते हैं तो वहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं आती है, साथ ही में सिस्टम ज़्यादा इफिशिएंटली काम करती है और आपकी पावर सेविंग भी वहाँ पे होती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।